तो इंडी रहेगा सर। अलायंस सर, एक बोतल जब लगाइए से बनाया जो गया 3 है महीना यूज करने के बाद और ऐसा जब ही बाल से लंबे आएगा सर। तो लेडीज के प्रधानमंत्री लिए, पद को लेकर के जो इंडी जेंट्स के लिए अलायंस सर, में जो गंजापन, झगड़ा बाल झड़ शुरू झड़ हुआ के है, गंजापन टकलेपन हो रहा है, तब से एक उनके लिए बात लगाइए ऐसा स्पष्ट वाला रूप बोतल, से देखी जा जो नए रही से है बाल उगाएगा, घना कि ग्रोथ इंडी करेगा। अलायंस के सर जितने ऐसा भी वाला तेल नेता हैं लगाइए जो दाढ़ी मूंछ को, और दाढ़ी मूंछ जिन्होंने आएगा भी सर, घना दाढ़ कभी भी करके। घोटाला किया जो है, जेंट्स को भी ऐसा बाल उन लंबे सभी करना के चाहोगे सर, घोटाले को तो अब ऐसा ही लंबे आएगा पूरी सर, तरह से ऐसा ही जांच की घनेदार जा रही ग्रोथ है करके लंबे आएगा। और ईडी सर ये तेल लगाने और से कोई साइड सीबीआई इफेक्ट, कोई रिएक्शन नहीं दोनों रहता है। इस ये तरीके तेल से लगाने अब लग वाले को चुकी है जो खुजली, करवा कि जितनी सब बना, जल्दी हो सके जो इतना गारंटी का उन तेल है सर, तमाम 101 जात घोटालेबाज की को जड़ी बूटियों से बना है। जेल के अंदर सर आपको मंगवाना है, डालनी है। आपको चाहिए, जो और मेरे इसका स्क्रीन पे नंबर सिलसिला आएगा, काफी वो नंबर पे कॉल करिए, गंभीरता आगे से की चल रहा जानकारी मिल है। जाएगा। अगर तेल अब चाहिए आपको तो बता दें आपको कि होम डिलीवरी या कैश 2024 डिलीवरी मिल आ जाएगा चुका सर। है धन्यवाद। और 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले सभी घोटालेबाज को जेल के अंदर डालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, उसकी पत्नी राबड़ी देवी और उसका बेटा तेजस्वी यादव, साथ साथ हेमंत सोरेन भी इसमें शामिल है। तो हेमंत सोरेन के करीबी के साथ साथ हेमंत सोरेन को भी ईडी ने पूछताछ के लिए समन भेजा है। साहिबगंज में 1250 करोड़ रुपए के अवैध खनन और इसी केस में ईडी के गवाहों को प्रभावित करने से जुड़े मामले में ईडी ने शनिवार को 4 लोगों को समन किया है। मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू को ईडी ने 16 जनवरी को पूछताछ के लिए तलब किया है। वहीं साहिबगंज के डीसी रामविलास यादव को 11 जनवरी को ईडी ने बुलाया है और सीएम के करीबी मित्र और पेशे से आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह को 15 जनवरी को और जेल के वार्डर अवधेश कुमार सिंह को 11 जनवरी की उपस्थिति होने का समन दिया है और साथ साथ इसमें हेमंत सोरेन का भी नाम शामिल है, उसको अभी तारीख नहीं दी गई है। इससे पहले कटोरिया के पूर्व विधायक, यानी बिहार की बात है, कटोरिया बिहार के पूर्व विधायक पप्पू यादव को भी 9 जनवरी को ईडी पूछताछ के लिए बुला चुकी है और साथ साथ लालू यादव और तेजस्वी यादव को भी ईडी पूछताछ के लिए बुला चुकी है। अब कब पहुंचते हैं यह देखने वाली बात होगी। सूत्रों ने कहा कि पूछताछ के दौरान धन संशोधन निवारण अधिनियम पीएमएल के तहत बयान दर्ज किए जाएंगे और ईडी ने 3 जनवरी को सीएम के प्रेस सलाहकार के आवास और साहिबगंज डीसी पुलिस उपाधीक्षक और कुछ अन्य के परिसरों पर छापेमारी की थी। इसके बाद ईडी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में जानकारी दी गई कि साहिबगंज में 1250 करोड़ रुपए का अवैध खनन किया गया है। साथ साथ बिहार में भी यह सिलसिला चल रहा है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी समन पर समन भेजे जा रहे हैं। ईडी की जांच में पता चला कि 23.26 करोड़ घन फीट से अधिक का अवैध खनन किया गया है और इसका बाजार मूल्य 1250 करोड़ रुपए है। ईडी को यह भी पता चला कि साहिबगंज इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जा रहा था और अवैध खनन की सीमा का पता लगाने के लिए ईडी के अधिकारियों के साथ साथ राज्य सरकार के प्रशासनिक, वन खनन, प्रदूषण नियंत्रण और अधिकारियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अवैध खनन गतिविधियों का संयुक्त निरीक्षण किया गया है। छापेमारी में कुल 36.99 लाख रुपए नकदी की बरामदी हुई है और 30 बेनामी खातों की जानकारी भी मिली है। इधर बिहार की सिलसिला भी वही है। बिहार में लगातार ईडी द्वारा पूछताछ के लिए समन भेजा जा रहा है, लेकिन अभी तक बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव उपस्थित नहीं हुए हैं और इसीलिए इन दोनों की मुश्किलें भी लगातार बढ़ रही है और लोकसभा चुनाव से पहले इन दोनों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तार किया जा सकता है। कुल मिलाकर के बात ये करें तो जितने भी इंडिया अलायंस के नेता है और जिन्होंने घोटाला किया है उन सभी का हाल बुरा है। आपको पता होगा कि बंगाल में जब ईडी छापेमारी के दौरान गए तो वहां पर भी उनके ऊपर जो है हमला किया गया
तो वो भी सिलसिला काफ़ी गंभीर रूप ले चुकी है। फिलहाल साहिबगंज में अवैध खनन केस को प्रभावित करने के लिए राजनीतिक तौर पर प्रभावशाली लोगों ने पुलिस का भी इस्तेमाल किया था। इस मामले में साहिबगंज के पूर्व एसपी नौशाद आलम समेत अन्य पुलिसकर्मियों को ईडी समन कर पूछताछ कर चुकी है। इस मामले में भी पुलिस सलाहकार से ईडी जवाब तलब करेगी और ईडी को अवैध खनन से अर्जित राशि का निवेश विनोद के द्वारा किए जाने का आदेश दिया है। सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू, साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव और आर्टिकेटेक्ट विनोद कुमार सिंह और जेल कर्मी अबोध कुमार सिंह समेत 9 के यहाँ ईडी ने 3 जनवरी को पूछताछ के लिए जो है समन भेजा है। जेल से ईडी के गवाहों को प्रभावित करने के मामले में प्रेम प्रकाश के सहयोगी के तौर पर जेल कर्मी अवधेश कुमार सिंह का नाम सामने आया था। बाद में योगेंद्र तिवारी को भी मदद करने के मामले में अवधेश को निलंबित कर दिया गया। लेकिन यह मामला काफ़ी गंभीर रूप है और जिस प्रकार से लगातार घोटाले की प्रक्रिया चल रही है उस हिसाब से बहुत जल्द ऐसा होगा कि आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी घोटालेबाज हैं उन तमाम घोटालेबाज को बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। क्योंकि आपको पता है पश्चिम बंगाल में जब राशन घोटाले में ईडी की टीम छापेमारी करने के लिए गए तो उस जगह पर भी ईडी की टीम पर जो है हमला किया गया और उसके बाद जो है ये भी एक गहरा मामला हो गया। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 जो है परगना में राशन वितरण घोटाला केस में छापेमारी करने गई थी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम। तो ईडी की टीम को घेर कर उनके ऊपर 5 जनवरी को हमला किया गया और इसमें ईडी अधिकारी घायल भी हो गए। वहीं जब अब इस मामले में एक नया अपडेट सामने आया है कि जानकारी के अनुसार ईडी अधिकारियों के ऊपर भी बंगाल में एफआईआर दर्ज करा दी गई है, यानी कि उल्टा उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। लेकिन उन्हें पता नहीं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इन तमाम घोटालेबाज को जेल में डालने की सिलसिला जो है वो चल रही है और इस पर कार्रवाई की प्रक्रिया गंभीरता रूप ले चुकी है और बहुत जल्द इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। बंगाल में ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर क्यों हुआ है और 5 जनवरी की घटना को लेकर के 3 एफआईआर दर्ज किए गए हैं और पश्चिम बंगाल में राशन घोटाले के पीछे कौन कौन है इसकी भी जानकारी हम आपको देने का प्रयास करते हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर यानी कि 24 परगना में 5 जनवरी को ईडी की टीम के ऊपर हुई हमले के मामले में पुलिस ने कुल 3 मामले दर्ज किए हैं। एजेंसी के अधिकारियों पर कथित आपराधिक अतिक्रमण और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे के आरोप में पहला मामला दर्ज किया गया है। दूसरा मामला खुद केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से दर्ज कराई गई है और तीसरी एफआईआर पुलिस ने पूरे मामले का स्वतः संज्ञान लेकर के खुद से दर्ज की है। ईडी अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 441 आपराधिक अतिक्रमण और 379 चोरी करने का इरादा और 354 एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। अधिकारियों ने कहा कि अन्य 2 एफआईआर यानी कि आईपीसी की धारा 147, 148 और 149 दंगा और 353 लोक सेवाओं पर हमला के तहत दर्ज की गई है। दरअसल अधिकारी राशन वितरण घोटाले की जांच के संबंध में शाहजहां के उत्तर 24 परवाना जिला स्थित आवास पर पहुंचे थे। इस दौरान ही उनके ऊपर हमला कर दिया गया जिसमें कई अधिकारी घायल हो गए। बता दें ये अधिकारी पश्चिम बंगाल में 15 स्थानों पर छापेमारी कर रहे हैं। आरोप है कि यह हमला तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख शहनाजा के समर्थकों ने किया है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है और शाहजहां को राज्य मंत्री ज्योति प्रिय मल्लिक का करीबी माना जाता है। राज्य मंत्री ज्योति मल्लिक को राशन वितरण के करोड़ों रुपए के घोटाले में गिरफ्तार किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर रहे हैं और वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत
मुदार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिख करके इस पूरे मामले में एनआईए जांच की मांग की है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से तमाम घोटालेबाज घोटाले करने में लगे हुए हैं और यह घोटाला का सिलसिला लगातार चल रहा है, 1250 करोड़ के घोटाले की बातें आ रही है। आपको हेमंत सोरेन के ऊपर उनके तमाम मंत्रियों के ऊपर आरोप लग रहे हैं। इधर लालू प्रसाद के ऊपर 900 करोड़ रुपए के घोटाले और फिर एक लैंड फोर जॉब वाला मामला, साथ शराब घोटाला दिल्ली और इधर पश्चिम बंगाल में करोड़ रुपए के घोटाले। कुल मिलाकर के करीब 100, 150, 200 करोड़ रुपए कहा जाए, यूं ही ऐसे ही बिखरे हुए हैं। कुल मिलाकर के कई हजार करोड़ रुपए का घोटाला हो चुका है और इस घोटाले की जिम्मेवारी अब जो है ईडी अपने ऊपर ले चुकी है कि हम सभी घोटालेबाज को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जेल के अंदर डाल देंगे। तो अब देखा जाता है यह सिलसिला कब तक चलता है और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तमाम घोटालेबाज को जेल में डाली जाती है या फिर कुछ समय लगेगा, ये तो देखने वाली बात है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इन तमाम घोटालेबाज को जेल में डाल पाएगी ईडी, या फिर ये लोग यूं ही इसी प्रकार से घोटाले करते रहेंगे और हम आप मिल करके ऐसे ही नेता का चयन करते रहेंगे? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय सनातन।